वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं फ्लाइंग ग्राम। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी को मारकर उसकी लाश को जलाकर फिर उसे समुद्र में बहा देते हैं ताकि इस क्राइम का कोई भी सबूत पुलिस या किसी और के हाथ न लगे। दरअसल ये लोग नजुंडा नाम के एक डॉन के होते हैं जिन्हें नजुंडा ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। वो अक्सर इस तरह के अपराध करता ही रहता है कि किसी को कुछ भी पता न चले। यहाँ हमें वॉइस ओवर के जरिए चेन्नई शहर के 3 अलग अलग हिस्सों के बारे में बताए जाने के साथ नजुंडा की कहानी भी दिखाई जाती है, जो कि शहर के अंदर गैर कानूनी ढंग से शराब की स्मगलिंग करता है। फिर उसने इस काम के लिए कुछ लड़कों को रख लिया जिनसे वो काफी अच्छे से पेश आता है और इस तरह वो सभी लड़के नजुंडा पे इतना विश्वास करने लगे कि वो उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। इसके बाद नजुंडा की मुलाकात इस एरिया के एक बड़े आदमी से हुई जिसके साथ मिलकर वो इस स्मगलिंग को और बड़े पैमाने पर करने लगा। फिर एक दिन जब उस आदमी की बीवी घर पर नहीं थी तो नजुंडा ने मौका देखकर उसकी जान ले ली। दरअसल नजुंडा ये इस वजह से कर पाया क्योंकि उस आदमी की बीवी नजुंडा से प्यार करने लगी थी। इस तरह उस आदमी की सारी दौलत नजुंडा की हो गई और वो साउथ चेन्नई पे राज करने लगा। यहाँ तक कि जब पुलिस नजुंडा को पकड़ने आती उसके वफादार लड़के उनका रास्ता रोक लेते और अगर पुलिस तब भी नहीं मानती तो वो अपने आप को चोट पहुंचाने से भी कतराते नहीं। फिर वक्त के साथ साथ पुलिस में भी नजुंडा की अच्छी पकड़ हो गई। वो जो भी अपराध करता उसका ना तो वो कोई सबूत छोड़ता और ना ही कोई गवाह। इसके बाद कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहाँ हमें पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सभी बड़े ऑफिसर्स को इकट्ठा होते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उन्हें वहाँ वामसी ने आने के लिए कहा है जो कि नजुंडा की ही तरह एक बड़ा डॉन है। वो कमिश्नर से बताता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड सितारा को किडनैप कर लिया है। सितारा असल में एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो वामसी के साथ सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि वो उसे सिक्योरिटी देता था। अब अगर बात करें वामसी की तो वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है और उसका मालिक काफी कर्जे में होता है, इसलिए वो इस वजह से अपनी दुकान को लीज पर देना चाहता है। ये जानकर वामसी उससे कहता है कि अगर आप ये शॉप लीज पर दे रहे हो तो किसी और को देने के बजाय मुझे ही दे दो। शॉप ओनर उसकी ये बात को सुनते ही उस पर थूक देता है और कहता है कि तेरी औकात नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह बातें कर सके, इसलिए तू जो कर रहा है वही कर, ज्यादा अपना दिमाग न चला। इतना कहने के बाद वो ओनर दुकान को वामसी के भरोसे छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर जाता है, जिस दौरान उस ओनर का एक फोन बजता है जिसे उसने छिपा के रखा हुआ था। वामसी उस फोन को उठाता है तो उसमें उसे कोई बताता है कि आज के घोड़ों की रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। अब ये सब सुनकर वामसी को पता चल चुका है कि उसका मालिक कैसे घोड़ों की रेस में पैसे लगाकर हमेशा इस तरह जीतता है, इसलिए उस रेस में बैट करने के लिए वामसी शॉप में रखे पैसे चुराने लग जाता है। जिस दौरान शॉप ओनर वहां पर आ जाता है और वामसी को वो पैसे चुराते हुए देख लेता है, मगर वो पुलिस को कॉल करके इस बारे में बता पाता उससे पहले ही वामसी उसे और उसकी बीवी को इस तरह से मारता है कि सभी को लगता है कि दोनों बिजनेस के नुकसान के चलते सुसाइड कर लिए हैं। इधर वामसी भी घोड़ों की रेस में जीतने के लिए आ गया है। वो उस रेस को अपने तरीके से फिक्स करता है जिस कारण सभी बड़े लोग उसे जानने लग जाते हैं और उनकी वामसी से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिनके साथ मिलकर वामसी कई गैर कानूनी काम करके काफी कम समय में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। कमिश्नर के पूछने पर अब वामसी बताता है कि उसे मारन पर शक है, हो सकता है उसी ने सितारा को अगवा किया हो क्योंकि मारन को लगता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट वामसी नहीं करवाया। इसी के साथ इस शहर के तीसरे डॉन मारन की कहानी हमें दिखाई जाती है जो कि एक हार्बर में काम करता था। यहाँ पर उसके साथ सुरुली, करूपी और मलिक नाम की 3 औरतें भी काम करती हैं। मारन यहाँ पे गोल्ड और बाकी चीजों की स्मगलिंग करने का एक और मजदूर के साथ प्लान बनाता है जिसके लिए वो राजी हो जाता है, पर यहाँ मारन चालाकी दिखाते हुए उल्टा उसी को पकड़वा देता है जिस कारण पुलिस वालों से उसकी अच्छी बनने लग जाती है। फिर वो धीरे से उनके साथ दोस्ती करके अपने कामों को आराम से करना शुरू कर देता है, जिस दौरान एक आदमी उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा होता है, पर मारन तो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसी बीच मारन को देख सुरीली, मलिका और कुरूपी भी स्मगलिंग करने की कोशिश करती हैं, मगर वो पकड़ी जाती हैं। लेकिन उन्हें जेल नहीं जाना होता, इसलिए वो मारन से कहती है कि अगर तुमने हमें बचा लिया तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ मारन उनकी मदद तो करता है और पुलिस उनको छोड़ देती है, लेकिन उन तीनों के जरिए मारन पुलिस वालों को खुश करने के काम में लगा देता है, जो कि तीनों खुशी खुशी करती हैं। फिर ये तीनों उस सबूत इकट्ठा करने वाले आदमी को पकड़कर मारन के कहने पे उसे जिंदा जला देती हैं। इसी के साथ हमें मारन का दोस्त मियाप्पन देखने को मिलता है जो कि मारन के स्मगलिंग किए हुए सामान को शहर में बेचने का काम करता है। उस पर तो मारन काफी विश्वास करता है। मियाप्पन के साथ मिलकर मारन ने एक चिट फंड भी शुरू किया जिसके जरिए वो मार्केट में नकली नोट पहुंचाता है। इस तरह से मारन स्मगलिंग और नकली नोटों के धंधे की वजह से चेन्नई का डॉन बन जाता है। अब चाहे मारन हो, नजुंडा हो या फिर वामसी हो, तीनों ही एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाना
चाहते हैं ताकि उनके बिजनेस और इस शहर पे एक ही का कंट्रोल हो पाए। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। इसी के साथ हमें नजुंडा को दिखाया जाता है जिसका आज बर्थडे है, इसलिए उसको तोहफा देने के लिए उसके आदमियों ने सितारा को किडनैप कर लिया था ताकि नजुंडा वामसी की एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर सके। सितारा को अपने बिस्तर पर देख नजुंडा तो काफी खुश होता है। वो सितारा के बेहोश होने के बावजूद उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन वो सितारा को मारने के बजाय वापस छोड़कर आने के लिए कहता है ताकि जब वामसी को उसके साथ हुए गलत काम का पता चले तो वो बौखला जाए और वो नजुंडा को मारने के लिए आ जाए, और फिर जब वो आ जाए तो नजुंडा उसे आराम से मार सके, क्योंकि वामसी को उसके इलाके में घुसकर मारना मुश्किल नहीं है, इसलिए नजुंडा ये चाल चलता है। इधर वामसी के आदमी सितारा को उसी जगह पर एक कार में बेहोश पाते हैं जहाँ से उसको किडनैप किया गया था। सितारा अपने साथ हुए गलत काम से काफी ज्यादा दुखी और गुस्से में होती है। वो वामसी को बताती है कि 6 लोगों ने मास्क पहनकर मुझे किडनैप किया। उन्हें मैं ऐसे तो नहीं पहचान सकती, लेकिन अगर उनके चेहरे पे उस तरह मास्क हो तो मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना पता लगते ही वामसी उन लोगों की तलाश करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नजुंडा का वकील उससे कहता है कि वामसी से इस तरह सीधे लड़ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमें सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना होगा। हम वामसी को मारने के लिए उसे राइट नाम के पुराने डॉन से लड़वा देंगे। यहाँ राइट का नाम सुनकर एक बूढ़ा आदमी नजुंडा को सावधान करते हुए कहता है कि जो तुम आज कर रहे हो उसे राइट कब का छोड़ चुका है। वो सोया हुआ शेर है जिसे तुम गलती से भी जगाने की कोशिश ना करना, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ उस बूढ़े आदमी की बात को सुनकर नजुंडा उस पर भड़क जाता है, जिस पर वो फिर से कहता है कि अगर तुम खुद को इतना ही 30 मार खान समझते हो तो उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है, सिर्फ उसे किडनैप करके दिखाओ। ये सभी बातें सुनकर नजुंडा वकील को कुछ भी करने से मना कर देता है और कहता है कि हम वामसी का सामना इसी तरह से करेंगे। जिसके बाद अगले दिन नजुंडा जब कहीं जा रहा होता है तो उसे फोन के जरिए पता चलता है कि उसके 6 आदमी इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा। ये बात सुनते ही नजुंडा तुरंत उस जगह पर जाता है जहां उन लोगों को मारा गया था। इस जगह की सीसीटीवी में देखने पर नजुंडा को चेहरा तो नहीं दिखाई देता, मगर इतना तो पक्का है कि किसी ने सिर्फ 17 सेकेंड्स में ही वहां आकर उसके आदमियों को बहुत बुरी तरह मारा। फिर जब सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये काम किया किसने, तो नजुंडा से वही बूढ़ा आदमी सीसीटीवी को देख के बताता है इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और उसके कुत्ते को किडनैप कर लिया। जिसके बाद राइट खुद यहाँ आया और उनका यह हाल करके चला गया। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि राइट अपने कुत्ते को गाड़ी में बिठा कर लेके जा रहा है। इसके बाद हमें राइट के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि वामसी और नजुंडा जैसे खतरनाक लोगों की तरह ही खुलेआम लोगों को मार दिया करता था, जिसके इस काम से तंग आकर उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, लेकिन उसने राइट के पास यही कुत्ता छोड़ दिया था, जिसकी राइट अब काफी देखभाल करता है। फिर राइट ने अपने दोस्त मलिक के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की, जिसे वो आज तक चला रहा है। अब इसी कंपनी के जरिए सितारा ने एक फ्लैट भी खरीदा था, जिसके कमीशन का पैसा उसने मलिक को नहीं दिया। इसलिए मलिक सीधा सितारा को धमकाने चला गया कि अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दरअसल यहाँ सितारा के लोग उससे झूठ कहते हैं कि उन्होंने ये पैसे चुका दिए, जबकि ये झूठ होता है। असल में मलिक अपनी बेटी परवीन के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, जो कि एक डॉक्टर है। मलिक ने 95 लाख तो जमा कर दिए, अब बस उसे 5 लाख की जरूरत और होती है, जिसे वो उधार लेकर हॉस्पिटल खरीद लेता है। इधर वामसी को मलिक की धमकी की वजह से लग रहा होता है कि उसी ने सितारा को किडनैप करवाया, क्योंकि उसके सर पर राइट का हाथ है। इसलिए वो अपने आदमियों को पहले मलिक को मारने के लिए भेज देता है। इधर परवीन जब अपने पिता मलिक के लिए चाय बना रही होती है तो उसी दौरान कुछ लोग मलिक को अपने साथ लेके जाते हैं, जो कि वामसी के आदमी तो नहीं होते। दरअसल पुलिस के जरिए ये बात वामसी के दिमाग में नजुंडा ने डलवाई थी ताकि राइट और वो आपस में लड़कर मर जाएं। मगर वामसी के आदमी उसे आकर बता देते हैं कि हमने देखा कि कुछ लोग हमसे पहले ही मलिक को अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो कि किसी स्पेशल ब्रांच के लोग लग रहे थे। अब ये बात जब राइट को पता लगती है तो वो सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर देखकर पता लगा लेता है कि ये तो CBCID की गाड़ी है। फिर वो उन्हें ट्रेस करके मलिक तक पहुंच जाता है, जहां वो पुलिस वालों से 2 मिनट अपने दोस्त से बात करने के लिए मांगता है। अब क्योंकि राइट को सभी जानते हैं तो वो राइट को मलिक से मिलने देते हैं, जिस पर मलिक उसे बताता है कि इन लोगों ने मुझे नकली नोट के सिलसिले में पकड़ा है। असल में जब हॉस्पिटल के लिए 5 लाख कम पड़ रहे थे तो मैंने मियाप्पन से लोन लिया और उसने मुझे 5 लाख के नकली नोट दे दिए, जिन्हें खर्चा करते ही मैं इस झंझट में फंस गया। उसकी इस बात को सुनकर राइट उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। वो यहाँ से मियाप्पन से मिलने के लिए जाता है, जो कि वहाँ होता नहीं। तो राइट उसके आदमियों से अपना नाम बताते हुए अपने दोस्त मलिक के बारे में भी बताता है। फिर वो उससे कहता है कि मियाप्पन से बोल देना कि आकर चुपचाप सरेंडर कर दे, नहीं तो शाम को मैं खुद घसीटते हुए उसको लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वो आदमी मियाप्पन को ये सब कुछ बता देता है, जिसके साथ मारन भी बैठा हुआ है। मारन सारी बात जानने के बाद मियाप्पन से कहता है तुम जाकर राइट का किस्सा ही खत्म कर दो। इसके बाद जब राइट कहीं जा रहा होता है तो उसको एक लड़की रोकती है। वो राइट से कहती है कि मैं काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ
हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए क्या मैं आपकी गाड़ी में फोन लगाकर चार्ज कर सकती हूँ? दरअसल मुझे नंबर भी याद नहीं है, इसलिए मुझे फोन चार्ज करना ही होगा। इस दौरान राइट उससे कहता है कि मैं आपकी गाड़ी देख लेता हूँ, मगर देखने के बाद भी राइट को कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही उसकी गाड़ी में कोई चार्जिंग पॉइंट भी नहीं होता, जिस पर वो उस लड़की के कहने पर उसे अपने घर लेकर आता है ताकि वो अपना मोबाइल चार्ज कर पाए। राइट के घर पहुंचते ही वो लड़की उससे पानी मांगती है और जब राइट पानी लेने के लिए अंदर जाता है तो वो लड़की जल्दी से अपनी लोकेशन किसी को भेजकर गन निकाल लेती है। इसके साथ सीन यहीं से कट होता है और अगले ही पर राइट के घर पर हम मियप्पन को कुछ गुंडों के साथ देखते हैं, जो कि जब घर के अंदर आता है तो उससे वहां वो लड़की बंधी हुई मिलती है। असल में इस लड़की ने मियप्पन को लोकेशन भेजी थी और जब वो राइट को मारने गई तो राइट उल्टा उसे ही मारकर बांध दिया, क्योंकि राइट ने जब गाड़ी के बोनेट को खोलने के लिए छुआ था तो वो काफी गर्म था, जिसका साफ मतलब है कि वो गाड़ी काफी देर से खराब नहीं थी, इसलिए उसको लड़की पर पहले ही शक हो गया था। अब राइट एक एक करके सभी को मारता है। साथ ही उसने आते ही मियप्पन के कंधे पर चाकू से वार कर दिया होता है। साथ ही उसने इन लोगों से भिड़ने की पूरी तैयारी करके रखी होती है। किसी का फिर वो हाथ तोड़ता है, किसी का पैर, तो किसी को जिंदा ही जला देता है। अब राइट को इसी दौरान मियप्पन के फोन की आवाज आती है, जिसे मारन की कॉल आ रही होती है, जिसे उठाकर राइट कहता है कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ, क्योंकि ये मेरे और मियप्पन के बीच का मामला है और अगर तुम नहीं माने तो मुझे तुमको राख में बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब राइट के डर से मियप्पन अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे जेल भी हो जाती है। इसके साथ ही मलिक छूट जाता है। यहाँ राइट का खास आदमी उससे कहता है कि तुम मारन के साथ वामसी से भी सावधान रहो, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वामसी तुम्हें और मलिक को मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम दोनों ने मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप करके उसके साथ गलत काम किया है। और जब वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है तभी वामसी के लोग आकर मलिक को चाकू से घायल करके चले जाते हैं, जिसके बाद राइट जल्दी से मलिक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। फिर उसकी जान बचाने के बाद वो वामसी से बात करने के लिए निहत्थे जाता है। जहाँ पहुंचकर वो वामसी से कहता है कि मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ कुछ भी गलत करने की कभी सोच नहीं सकता। हर लड़की मेरे लिए एक समान है, फिर चाहे वो कोई एक्ट्रेस ही क्यों ना हो। इसलिए मेरे और मलिक के ऊपर शक करना बंद करो, क्योंकि इस बार तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे दोस्त को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अगले दिन का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये कहने के बाद राइट वहां से चला जाता है, लेकिन सितारा राइट के इस अंदाज को देखकर उसकी दीवानी बन जाती है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए मलिक से जाकर माफी मांगती है। साथ ही वो उसका 5 लाख रुपया भी उसको दे देती है, जहाँ मलिक और परवीन उससे मिलकर काफी खुश होते हैं। पर जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उसे वहाँ राइट दिखता है, जिससे वो मदद मांगती है कि तुम मेरे लिए उन गुंडों को ढूंढ निकालो जिन्होंने मेरे साथ ये गलत काम किया। राइट उससे कुछ भी नहीं कहता और सितारा अपनी बात बोलकर चली जाती है। दरअसल सितारा को राइट से प्यार हो गया है और वो मलिक के साथ राइट से भी मिलने लग जाती है और इस बात का पता वामसी को भी चल गया होता है। इधर हमें नजुंडा को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से बौखलाया हुआ है कि कुत्ते के लिए राइट ने उसके आदमियों को कितना मारा। इसलिए वो अपने आदमियों के सामने काफी सारा पैसा रखकर कहता है जो भी राइट को मारेगा ये सब कुछ उसका। अब उसके आदमी तुरंत काम पर लग जाते हैं। आज दरअसल वो दिन था जिस दिन राइट की बीवी उसको छोड़कर चली गई थी, इसलिए राइट हद से ज्यादा नशे में होता है, जिसके साथ वैसे मलिक भी है। तभी मलिक को उसकी बेटी परवीन का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि आप और राइट कहाँ पर हो। मलिक भी उसको बता देता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि परवीन को नजुंडा के गुंडों ने पकड़ के रखा हुआ है और ये फोन भी उन्होंने करवाया। फिर वो परवीन को डराकर राइट के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने परवीन से वादा किया था कि वो उसे और मलिक को कुछ भी नहीं करेंगे। अब परवीन के दरवाजा खटखटाने पर मलिक बाहर निकलता है, क्योंकि राइट तो होश में नहीं है। मलिक जैसे ही इन गुंडों को देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता कि वो करे क्या। यहाँ उसे सभी लोग ये कहकर चुप करा देते हैं कि अगर तुमने आवाज की तो तुम्हारी बेटी को हम मार देंगे, जिस कारण दोनों बाप बेटी तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। अब राइट को इस हालत में देख नजुंडा के आदमी उसे कॉल करके बुलाते हैं, जो कि आते ही राइट पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है, क्योंकि राइट ने उसके आदमियों को 17 सेकेंड्स में मारा था। इसलिए वो राइट के शरीर में 17 बार चाकू मारता है, जिससे राइट हद से ज्यादा घायल हो जाता है। उसे मरा हुआ समझकर नजुंडा अपने आदमियों को लेकर निकल जाता है, जिसके बाद राइट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ उसका सितारा पूरा इलाज करने के साथ ख्याल भी रखती है। और फिर मलिक, सितारा, परवीन की कोशिशों की वजह से राइट जल्दी से ठीक हो जाता है। और ये खबर जब मारन को पता लगती है तो वो कहता है कि राइट की मौत मेरे हाथ लिखी है, इसलिए राइट को नजुंडा भी मार नहीं पाया। अब यहाँ मलिका मारन को इस बार एक वकील से सलाह लेकर राइट का खेल खत्म करने के लिए बोलती है, ताकि इससे मारन के खिलाफ कोई केस न बने। उस वकील के पास जाने पर मारन के सामने मियाप्पन अपने आदमियों के साथ आता है। दरअसल मारन यहाँ पर अकेला है और इस चीज का फायदा उठाकर मियाप्पन उसे
मार डालता है। मारन को तो वो इस तरह मारते हैं कि ये एक हादसा लगे और सभी यही सोचते हैं कि मारन की मौत करंट लगने से हुई है। मारन को मारने के बाद मियप्पन वामसी को फोन लगाता है क्योंकि उसी ने मियप्पन से ऐसा करने के लिए कहा था ताकि मारन का सारा कारोबार वो टेक ओवर कर पाए। इसके बदले उसने मियप्पन के ऊपर से ये केस खत्म करवा दिया होता है। साथ ही उसने मियप्पन को ये भी बोला है कि वो जो कर रहा था उसी बिजनेस को करता रहे ताकि कभी भी किसी को उसके ऊपर शक न हो। इधर सितारा ने मन बना लिया है कि वो वामसी से दूर हो जाएगी, लेकिन वामसी इसके लिए उल्टा उसे फंसा देता है। पुलिस जब सितारा के होटल रूम की तलाशी लेती है तो उसे वहां पर एक अनजान आदमी और कुछ पैसे मिलते हैं जिनके बारे में सितारा को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि वो एक एक्ट्रेस होने के बावजूद पैसों के लिए धंधा करती है। अब इस न्यूज से उसकी इमेज बहुत ही खराब हो जाती है, इसलिए सितारा से बोला जाता है कि वो अगर बचना चाहती है तो बस राइट को वामसी की बताई जगह पर लेके आ जाए। सितारा ये सब करना तो नहीं चाहती पर उसको ये करना ही पड़ता है। वो राइट को वामसी के पास लेके आती है, लेकिन उसने राइट को सब कुछ बता दिया था, इसलिए राइट यहाँ अपने आदमियों को लेकर पूरी तैयारी के साथ आया होता है, जिनकी मदद से वो वामसी के आदमियों सहित वामसी को भी बहुत दर्दनाक मौत देता है। अब वामसी को मारने के बाद वो मारन के उन 6 आदमियों को पकड़ता है जो कि उसके खास थे और जिन्होंने सितारा को किडनैप किया था। यहाँ वो सभी को एक जगह बांध कर खड़ा कर देता है, फिर उन्हें वो मास्क पहनाकर सितारा से पहचानने के लिए बोलता है, जो कि उनको देखते ही बताती है कि हाँ ये तो वही लोग हैं। अब ये बात जानते ही राइट उन लोगों को ऐसे बांध कर कीचड़ में उल्टा करके सर के बल गाड़ देता है जिनसे उनकी मौत हो जाती है। अब इस बारे में जब नजुंडा को पता लगता है तो वो हर जगह मलिक, राइट और सितारा की तलाश करता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलते। इधर राइट नजुंडा का चैप्टर भी खत्म करना चाहता है, मगर सभी उसे दिल की बात सुनकर दिमाग से काम लेने के लिए कहते हैं, जिस पर सितारा सभी को अपने फार्म हाउस चलने के लिए बोलती है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ मलिक राइट से कहता है कि तुम लोग चलो, मैं परवीन को लेकर आता हूँ। मगर फार्म हाउस में तो सिर्फ परवीन ही अकेली आती है, जो पूछने पर बताती है कि मलिक ने उसे फोन पर ही यहाँ आने को बोल दिया था। अब सभी मलिक को फोन करते हैं जिसका फोन यही है, और जब सभी बाहर जाकर देखते हैं तो राइट को एक गड्ढे के ऊपर मलिक की गाड़ी मिलती है, जिस गड्ढे पर से जब राइट कपड़ा हटाता है तो उसे वहां पर मलिक की राख दिखाई देती है, मतलब कि नजुंडा ने मलिक को जलाकर मार दिया है। अब इस बात का पता जब परवीन को चलता है तो वो बहुत रोती है, इसलिए राइट बिना सोचे परवीन और सितारा को लेकर नजुंडा के घर पहुंचता है ताकि वो उसकी मौत को अपनी आंखों से देख सके। दरअसल यहाँ सितारा को राइट इसलिए लेकर गया था क्योंकि सितारा को वो याद आ गया था जो नजुंडा ने उसके साथ बेहोशी में किया था। यहाँ पहुंचकर राइट उन दोनों को गाड़ी में रहने के लिए बोलता है और खुद वो अकेले निहत्ता नजुंडा से मिलने के लिए जाता है, जो कि राइट को देखकर काफी खुश होता है। वो राइट से कहता है कि तुमने मेरे 6 लोगों को उल्टा दफना दिया, मैंने भी अपने स्टाइल में पहले तुम्हारे दोस्त मलिक को जिंदा जलाया, फिर उसकी राख को तुम्हें भिजवा दी। बाकी मैं तुम्हारे बचने की खबर सुनकर यही सोच रहा था कि आज तक मैंने जिसे भी मारा वो मर गया, लेकिन तुम कैसे बच गए। इसका जवाब मुझे कुछ दिन के बाद मिला, क्योंकि तुम्हारी वजह से वामसी और मारन मेरे रास्ते से हट गए और अब इस पूरे शहर को सिर्फ मैं चलाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें 17 सेकंड देता हूँ, मेरी आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो जाओ और किसी दूर जाकर एक नई जिंदगी बिताओ, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ हो तो उस वक्त मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इतना कहते ही 17 सेकंड्स खत्म हो जाते हैं और नजुंडा अपनी कुर्सी के पीछे से जैसे ही तलवार निकालने जाता है, राइट उस कुर्सी को लात मारकर अपनी तरफ घुमाता है और उस तलवार को एक झटके में निकालकर नजुंडा का सर धड़ से अलग कर देता है, जो कि खिड़की से बाहर सितारा और परवीन की गाड़ी के सामने बोनेट पर लगता है। वहीं इधर नजुंडा के आदमी इस मंजर को देख पूरी तरह से दहशत में होते हैं। वो वहां से राइट को निकल जाने देते हैं, जिसके बाद मूवी के आखिर सीन में सितारा राइट से अपने दिल की बात कहती है और ये भी कहती है कि वामसी, मारन और नजुंडा अब नहीं रहे तो इस शहर में उनकी हुकूमत को तुम्हें संभालना चाहिए। जवाब में राइट उससे कहता है कि मुझे ये पैसा, पावर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये सब कुछ कब का छोड़ चुका हूँ। बाकी रही बात तुम्हारी मुझसे प्यार करने की, तो मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इधर राइट सब कुछ छोड़कर अपनी आम जिंदगी में लौट रहा होता है, तो वहीं मारन, वामसी और नजुंडा के लोग उनकी मौतों का बदला लेने के लिए राइट से लड़ने के लिए अलग अलग कसम खाते हैं। इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।